आज की इस वीडियो में संपूर्ण रसायन शास्त्र का क्लास 10 वाले बच्चे का जो रसायन शास्त्र है केमिस्ट्री, संपूर्ण केमिस्ट्री का हम लोग सारे चैप्टर्स का महत्वपूर्ण लगभग 15 गो या 20 गो इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। और इतना गारंटी देकर चलता हूँ कि 15 यदि आप ये लॉन्ग प्रश्न पढ़ लेते हैं, मतलब शॉर्ट लॉन्ग प्रश्न, यानी इसको लघुतरीय बोलिए, लघुतरीय प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में एक भी आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। जैसा कि पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। पहला प्रश्न आपका दिया है बाबू केमिस्ट्री का, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या उदाहरण सहित समझाए। आंसर लिखे संतुलित का मतलब जो दोनों ओर बराबर हो, यानी समीकरण के दोनों ओर तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु बराबर होते हैं उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल बना लिया। देखिए अभिक्रिया कहने आते हैं तो हाइड्रोजन 4 गो हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो था, 2 से गुना कर दिए तो 4 गो हो गया। ऑक्सीजन 2 गो, इधर भी ऑक्सीजन का 2 से गुना कर दिए 2 गो हो गया। यानी तीर चिन्ह के दोनों ओर, इधर भी, ठीक है ना, तीर चिन्ह के अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या वो देखिए। दूसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसको ध्यान दीजिएगा। देखो दूसरा प्रश्न बोला है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है, तो बोलेंगे हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है और आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने से घेघा की जो बीमारी होती है उससे बचा जा सकता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह दी जाती है। यानी आयोडीन नमक खाएंगे तो घेघा रोग नहीं होगा, तो घेघा रोग से बचने के लिए ही आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए बाबू। तीसरा प्रश्न देखिए, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या बोला है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो मिश्र धातुओं के नाम एवं उपयोग लिखिए। तो मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक धातु हो, या धातु और अधातु का जो मिश्रण होता है, समांग मिश्रण, उसी को मिश्र धातु कहते हैं। इसके दो उदाहरण इस प्रकार है। पहला पीतल, पीतल भी क्या एक मिश्र धातु है, कांसा भी क्या एक मिश्र धातु है। देखो पीतल जो होता है ना, कॉपर और जिंक मतलब Cu और Zn की मिश्र धातु है, इससे मिलकर बनता है और इसका उपयोग घरेलू बर्तनों और यंत्रों के पार्ट्स बनाने में हम लोग करते हैं। जो कांसा होता है, कांसा कॉपर और टीन जिसको Cu और Sn कहते हैं, इसी से मिलकर बना हुआ रहता है और इसका जो उपयोग होता है घरेलू बर्तन मूर्तियां बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, चौथा देखिएगा। चौथा प्रश्न है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। आंसर लिखेंगे, देखो जब ये कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को डाल देते हैं तो लोहा क्या करता है, कॉपर को हटा कर उसका जगह ग्रहण कर लेता है, इसी कारण से विलयन का रंग बदल जाता है। वही भाषा लिखेंगे, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तब लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसीलिए विलयन का क्या होता है, रंग बदल जाता है। ठीक है, आगे देखिए बाबू, पांचवा प्रश्न देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। तो जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल और ये क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर दिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। और ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है छठा। देखो उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या उदाहरण सहित आपको समझाने हैं। तो बोल सकते हैं उष्मा छेपी मतलब जहां उष्मा का उत्सर्जन होता है और उष्मा शोषी का मतलब जहां उष्मा का शोषण होता है। सिंपली बोलिए कि जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्मा छेपी कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मीथेन और ऑक्सीजन संयोग करके ऊर्जा का उत्पादन कर दिया, मतलब उष्मा यहाँ पर बनाने का काम किया, इस कारण से ये जो अभिक्रिया है उष्मा छेपी हो गया। ठीक है ना, और उष्मा शोषी का मतलब क्या, जिस अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है उसे उष्मा शोषी कहते हैं। जैसे देखो कार्बन और जल की अभिक्रिया उष्मा की उपस्थिति में कराया गया, तब जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना था, यहाँ पर उष्मा का शोषण हुआ है, इस कारण से उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। अब देखिए सातवां प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सातवां। क्या कह रहा है सातवां प्रश्न, निम्न पदों की परिभाषा दे। खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, निस्थापन किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं। और 100% मारते हैं कि या तो खनिज पूछेगा तो अयस्क, पांचों में से एक एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है, परिभाषित करने के लिए खनिज जानते हैं। खनिज क्या है, वैसे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी पर या पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी पर या पृथ्वी के अंदर पाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। अयस्क क्या होता है, खनिज से ही प्राप्त करते हैं कम खर्च में। ठीक है ना, अयस्क वह खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से या कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। तीसरा देखते हैं गैंग। गैंग क्या है, तो अयस्क के अंदर जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसी को गैंग कहते हैं। चौथा निस्तापन, तो बोल सकते हैं कि अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, ठीक है ना, तो सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। देखो सांद्रित अयस्क है, इसको हवा की अनुपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जिंक ऑक्साइड बन गया। और वही जारण या भर्जन का डिफिनेशन देखें, जारण या भर्जन दो नाम है, या तो जारण बोले तो भर्जन बोलिए। ठीक है ना, तो सांद्रित अयस्क को हवा की उपस्थिति में, यानी निस्तापन में हवा नहीं होता है लेकिन जारण में हवा की उपस्थिति में अभिक्रिया की जाती है, तो इसको हम लोग भर्जन कहते हैं। जैसे देखिए जिंक ब्लेड, जिसका सूत्र ZnS होता है, जिंक ब्लेड की अभिक्रिया हवा की उपस्थिति में करा दिए तो जिंक ऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो इस तरह से आप पांचों को डिफाइन कर सकते हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आठवां।
आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? आठवां प्रश्न बोल रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण से समझाइए। वह अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पर नमक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके AgCl बना रही है, अवक्षेप है, ये विलयन में क्या होता है, बैठ जाता है, ये अलग हो जाता है। यानी कहने का मतलब जिस अभिक्रिया में जो प्रतिफल होता है, प्रतिफल मतलब जो चीज बन रहा है, प्रोडक्ट उत्पाद, वो विलयन से क्या होता है, अलग हो जाता है ठोस के रूप में, उसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, जो अलग होता है उसको अवक्षेप कहते हैं। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। आगे देखिए 9वां प्रश्न, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझा। जो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया उसको किससे समझाना, उदाहरण के साथ समझाना। तो संयोजन में क्या होता है, छोटे छोटे तत्व या परमाणु जुड़ते हैं, पदार्थ जुड़ते हैं, लेकिन वियोजन में बड़े पदार्थ टूटकर छोटे पदार्थों में विघटित होते हैं, बदलते हैं। ठीक है ना। तो संयोजन अभिक्रिया पहले देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या, पहले ये देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया देखिए, बोल सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दो पदार्थ है, अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया। वैसे ही वियोजन अभिक्रिया का अगर डिफिनेशन देना होगा तो बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है। इसमें बड़ा यौगिक टूट जाएगा, अब बड़ा यौगिक टूट कर क्या करेगा, छोटे अणु का या छोटे यौगिक का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब गर्म करते हैं, तोड़ते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है बाबू, इस तरह से आप इसको देख लेंगे। अब देखिए 10वां प्रश्न देखते हैं, और 10वां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देना है। समजातीय श्रेणी तो बोल सकते हैं कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनमें दो समान क्रियाशील समूह वर्तमान होते हैं, तथा श्रेणी के किसी भी दो क्रमागत सदस्यों की रचना में बॉन्ड CH2 बॉन्ड का अंतर होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब आपको दो समान क्रियाशील मूलक लेकर चलना है, समूह लेकर चलना है, और ऐसा लेकर चलना है जिनके बीच बॉन्ड CH2 बॉन्ड का अंतर होता है। ठीक है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब में कितना बॉन्ड CH2 बॉन्ड का अंतर होता है। ठीक है, 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? 11वां प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग को लिखना है। तो बोल सकते हैं जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जैसे जिप्सम है, इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर देखिए गर्म कर देते हैं, तो किसका निर्माण होगा, CaSO4 × 12H2O। ये किसका, तो ये निर्माण होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। वैसे ही 12वां प्रश्न, इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को बैठाने और जोड़ने में पट्टियों के रूप में हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे 12वां प्रश्न देखते हैं बाबू। 12वां प्रश्न, समवायता किसे कहता है, एक उदाहरण देना है। तो बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र समान हो, यानी दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र समान हो लेकिन उसका संरचना सूत्र अलग होना चाहिए, तो उसे समवायी कहते हैं, और यौगिकों के इस गुण को समवायता कहते हैं। जैसे देखिए बॉन्ड CH2 C2H6O के श्रृंखला समवायी दो श्रृंखला, यहाँ पर बोल सकते हैं कि इतना दो श्रृंखला समवायी होते हैं यहाँ पर दो। ठीक है ना, यानी बॉन्ड C2H6O के दो श्रृंखला समवायी होता है। देखिए पहला श्रृंखला समवायी क्या एथिल अल्कोहल बनाता है, और दूसरा का श्रृंखला समवायी क्या बनाता है, तो डाई मेथिल ईथर बनाता है। यानी है तो यही यौगिक है, बशर्ते इसका संरचना सूत्र अलग अलग हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 13वां प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। याद देखिए कई बार एग्जाम में प्रश्न किया हुआ है, सभी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि एवं उपयोग लिखना है। तो शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखो जैसे में CaOH होल ट्वाइस, ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, इसमें क्लोरीन गैस 40 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करके हम गर्म करते हैं, तो देखो CaOCl2, ये किसका निर्माण हो गया, व्यंजक चूर्ण का निर्माण हो गया, और साथ में क्या बन जाता है, जल बन जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कीटाणुनाशक, कागज और कपड़े के व्यंजन में होता है। आगे देखिए 14वां प्रश्न क्या है। 14वां प्रश्न है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो अम्ल का जलीय विलयन ही H+ आयन का निर्माण करता है, और यही विद्युत का चालन करते हैं, जिसके कारण विलयन विद्युत अपघट्य हो जाता है और विलयन विद्युत का चालन करता है। मतलब अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो H+ आयन बनाता है, और इसी H+ आयन के कारण से जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करने लगता है। ठीक है, 15वां प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न देखते हैं। साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करते हैं। एक और साबुन और एक और अपमार्जक लिख दिए। साबुन में लिखेंगे इसकी सफाई की क्षमता कम होती है और अपमार्जक में सफाई की क्षमता ज्यादा होती है। जो साबुन होता है वो जल में कम घुलनशील होता है, जबकि अपमार्जक जल में अधिक घुलनशील होता है। साबुन में आर्द्रता गुण कम होता है, जबकि अपमार्जक में आर्द्रता गुण अधिक होता है। लिख सकते हैं साबुन त्वचा के लिए हानिकारक होता है, जबकि अपमार्जक त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होता है। तो इस तरह से साबुन और अपमार्जक में 4 अंतर हो गया। और मैंने जो है ना आप लोगों का इंपॉर्टेंट पूरे केमिस्ट्री का 15 को महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिया, जो एग्जाम में एकदम यहीं से लड़ेंगे। इन 15 को पढ़ लेते हैं ना तो 100% गारंटी देते हैं सारे एग्जाम के प्रश्न आपके यहीं से लड़ जाएंगे। इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। क्लास 10 वाले बच्चे इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर करिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसका PDF तैयार कर लेंगे, आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे। जय हिंद।